हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एसी और डीसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनका ग्राफ किस तरीके से बनता है, ये हमने जाना था। इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई एसी सोर्स किसी ऐसे सर्किट से जुड़ा है, ऐसे परिपथ से जुड़ा है जिसमें प्रतिरोधक यानी रेजिस्टर लगा है, तो इस केस में ई और आई का रिलेशन क्या होगा। इसके लिए हमने जो है ग्राफ और फेजर डायग्राम भी डिस्कस किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टेज। यानी अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक एसी सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स है, उसे हमने एक इंडक्टर यानी प्रेरक से जोड़ा। इस केस में हम ई और आई का रिलेशन देखेंगे और इसका फेजर डायग्राम और आपका ग्राफ जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपके पास जो है एक इंडक्टर है जो कि एसी सोर्स से जुड़ा है। अब ये जो इंडक्टर है ये एसी सोर्स से जुड़ा है जिसका वोल्टेज ई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो वोल्टेज है ई, ये हो जाएगा आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो एसी वोल्टेज होता है वो साइन फंक्शन में क्या करता है, वो साइन फंक्शन में वेरी करता है। किसमें वेरी करता है? साइन फंक्शन, ठीक है। तो आपका जो है एसी वोल्टेज का सोर्स इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडक्टर की, ठीक है। तो इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर जो है इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, ठीक है, जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होती है वो जिसके कारण ये जो है उत्पन्न हो रहा है इसमें ईएमएफ, उसको अपोज कर, ठीक है। यानी कि इस केस में जो यहाँ पे वोल्टेज है ई है वो बराबर हो जाएगी माइनस ई की, और माइनस ई में जो ई है वो क्या है आपका ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये आपकी क्या होगी, पहली इक्वेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपका जो सर्किट है, एज द सर्किट इज कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, क्योंकि जो आपका सर्किट है वो सिर्फ प्रेरक को, उस पर सिर्फ प्रेरक लगा है, ठीक है। और ये जो प्रेरक है, ठीक है, आपने पढ़ा है प्रेरक के बारे में। तो प्रेरक में क्या देखा था हमने कि यहाँ पे जो करंट जो इंड्यूस होगी प्रेरक में, ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो किसके किसके कारण हो रही है? वोल्टेज के कारण, जो आपका एसी वोल्टेज है उसके कारण। और आप ये जानते हैं ये ईएमएफ उसे जो है अपोज करेगी, उसके विपरीत कार्य, इसलिए ई इक्वल्स टू माइनस ई हो। अब क्योंकि आपका एसी सोर्स है, एज द सर्किट इज कनेक्टेड, क्योंकि जो आपका सर्किट है, जो आपका परिपथ है, उसे कनेक्टेड टू अ एसी सोर्स, ठीक है, टू एन एसी सोर्स, यानी जो आपका परिपथ है, परिपथ को एसी स्रोत से जोड़ा गया है। इसलिए E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 2 होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है हमारे पास माइनस ई इक्वल्स टू माइनस ई है। अब हम इसमें फैराडे का लॉ लगाते हैं, ठीक है। फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ, यानी जो फैराडे का दूसरा नियम है उसके हिसाब से आपने क्या पढ़ा है,
आपने ये पढ़ा है जो ईएमएफ है, ईएमएफ जो है वो आपका डी फाई बाय डी टी के ऊपर डिपेंड, ठीक है, ये आप जानते हैं। और इसी तरीके से अगर हम इंडक्टर के केस की बात, ठीक है, अब जैसे कि हमें ये पता है, ठीक है, और अगर हम इंडक्टर के केस की बात करें तो इंडक्टर के केस में E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, ठीक है, E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। ये आपकी इक्वेशन हो गई 3। आपके पास E इक्वल्स टू माइनस ई है, E की वैल्यू है जो वोल्टेज है, आप देख सकते हैं E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके बाद आपके पास, ठीक है, इसके बाद आपके पास E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 है और आपका इक्वेशन 1 है, इन्हें, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 हमारे पास क्या है, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ E यानी माइनस एल डी आई बाय डी टी, यानी E इक्वल्स टू एल डी आई बाय डी टी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसमें E का मान रख देंगे, ठीक है, E की वैल्यू क्या है ये हम रख देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे आप ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख देंगे बराबर एल डी आई बाय डी टी, ठीक है। अब आपका हो जाएगा, अगर आप डी आई एल डी आई को इस तरीके से रख दें, ठीक है, इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब एल को हम इधर ले आते हैं तो डी आई हो जाएगा आपका, डी आई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डी आई की वैल्यू है, इसे आई बनाना है, तो हम इसे इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, यानी इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल, इंटीग्रेट होगा साइन ओमेगा टी डी टी। अब अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड जो है वो आपका आई हो जाएगा, आई इक्वल्स टू राइट साइड में ई नॉट अपॉन एल, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर आ जाएगी, आप इंटीग्रेट करेंगे साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी या इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी जो होगा वो आपका हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है, आप ये जानते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो आप इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो साइन ओमेगा टी डी टी की वैल्यू है ये आप लिख देंगे माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन है आई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन हुआ आपका, इंटीग्रेशन हो गया है, तो इंटीग्रेशन करके क्या आया आपका
माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अब ये हो जाएगा आपका I इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। अब I माइनस को बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, ठीक है, माइनस आपका बाहर आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। इसको आप लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सिंस आप जानते हैं कि जो कॉस थीटा है वो बराबर होता है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है माइनस कॉस थीटा को हमने माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखा। तो हमारा क्या आ गया है? I इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा, ठीक है, ये आ गया। अब आप एक और चीज जानते हैं कि जो आपका माइनस साइन थीटा होता है उसे आप साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो है माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है, उसको आप अंदर ले, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके। तो आपका हो जाएगा I इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, ये ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा माइनस पाई बाय 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है, इस तरीके से। I इक्वल्स टू ई नॉट ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ये आपका क्या आ गया? I की वैल्यू। अब अगर आप इसको जो है मैक्सिमम करना चाहते, ठीक है, यानी I की वैल्यू अगर आप मैक्सिमम चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये जो है ये कंपोनेंट साइन, ठीक है, साइन थीटा, ये आपका 1 होना चाहिए, तभी आपकी I की वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है। तो व्हेन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 will be equals to 1, then I will be maximum, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा? I मैक्सिमम हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा I इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल इंटू, ठीक है, इंटू आपका 1 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आपका ओमेगा भी होगा, I इक्वल्स टू ई नॉट ओमेगा एल इंटू 1, ठीक है, ये हो जाए। तो ई नॉट ओमेगा एल को आप आई नॉट लिख सकते हैं। तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ये आपका I का वैल्यू है। अब हम यहाँ पे एक और टर्म देखते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ठीक है, ये जो इक्वेशन है दिख रही होगी आपको, ये इक्वेशन जो है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसे अगर आप ओम्स लॉ की तरह समझे तो आपका ओम लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू आई आर, या I इक्वल्स टू V अपॉन आर। V यहाँ वोल्टेज है, यहाँ पे E नॉट क्या है?
मैक्सिमम वोल्टेज है। इसी तरीके से आई नॉट यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम करंट है। तो ये जो ओमेगा एल है, यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा है, लेकिन यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जिसे ओमेगा एल से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसे हम जो है एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सएल इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा, सॉरी ओमेगा एल इक्वल्स टू एक्सएल इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा एल। तो ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस हो। अब आपने दो चीज ऑब्जर्व, हमारे पास जो वोल्टेज है वो है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। वही हमारे पास जो करंट आई है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आ गया। ये दो हमारे पास वैल्यू आई है, करंट की और वोल्टेज की, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो इक्वेशन आई है वो कुछ इस तरीके से आई है। यहाँ पे आप साइन फंक्शन को देखेंगे तो जो करंट है, करंट का जो साइन फंक्शन है वो पाई बाय 2 माइनस है, यानी ये क्या कर रहा है, करंट जो है पाई बाय 2, जो पाई बाय 2 एंगल है, इससे ये क्या हो रहा है, डिले हो, पीछे चल, ठीक है। फेज डिफरेंस इसका आया माइनस पाई बाय। अब हम इसका जो है फेजर डायग्राम देखते हैं, ठीक है। अब हम इसका जो है फेजर डायग्राम देखते हैं। तो फेजर डायग्राम जो कि आपका पहला फिगर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो यहाँ पे आपका ब्लू लाइन है, नीली रंग की लाइन है, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है V, या हम यहाँ पे E ले लेते हैं। और इसी तरीके से जो I है, यहाँ पे करंट यानी धारा को रिप्रेजेंट कर। अब आप देख सकते हैं कि दोनों एंगल में 90 डिग्री का डिफरेंस, और जो आपकी I है यानी करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, या पाई बाय 2 डिग्री जो है पीछे है, लैग कर रही है। तो ये आपने पहले बनाया, तो ये एक्स एक्सिस से यहाँ पे आपने बनाया, तो ये क्या हो गया, ओमेगा टी एंगल पे आपका क्या हो गया, वोल्टेज। अब इससे 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री पीछे मतलब यहाँ पे जो आपको ये ग्रे कलर की लाइन दिख रही है, ये करंट को शो करती है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें, ये आपका जो है ये किसे दर्शा रहा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी को। वहीं ये जो लाइन है ये आपको दर्शा रही है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो ये इसका फेजर डायग्राम है। इसी तरीके से हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, ये इसका ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं हमारे पास दो लाइन है, एक नीले रंग की, एक ग्रे रंग की। नीले रंग की जो लाइन है वो वोल्टेज को यानी E को रिप्रेजेंट कर रही है, वहीं डॉटेड लाइन जो कि ग्रे कलर की है, स्लेटी रंग की है, वो आपकी करंट को यानी I को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो I करंट है वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप ये जानते हैं जीरो पर जो है E की वैल्यू 0 है, तो इस तरीके से आपका बनेगा ग्राफ। वहीं अगर हम करंट की बात करें तो करंट क्या है, 90 डिग्री पीछे, यानी यहाँ पे से, यानी मैक्सिमम वैल्यू आप इसकी 0 पे होगी, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। सॉरी, मिनिमम वैल्यू 0 पे होगी, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर इस तरीके से ये ग्राफ इस तरीके से बने। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि 90 डिग्री का जो है फेज डिफरेंस दोनों पे है, और आई जो है वो ई के पीछे चल रहा है, लैग कर रहा है 90 डिग्री से या 90 डिग्री से या पाई बाय 2। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ कैपेसिटर, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टेज। अब इस केस में जो आपका सर्किट है उसमें सिर्फ और सिर्फ संधारित्र यानी कैपेसिटर ही लगा है, और वो एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं
अब यहाँ पे जो ये है ये आपका क्या है, एसी वोल्टेज सोर्स है। इसका जो वैल्यू हमने ई ली है तो ई इक्वल्स टू हम ले लेते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और सी क्या है, कैपेसिटेंस। यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि कैपेसिटर जुड़ा है, तो यहाँ पे जो आपका वोल्टेज होगा V होगा, या आप जिसे E ले सकते हैं, वो आपका Q अपॉन C होगा, ठीक है, Q अपॉन C हो। अब इसी तरीके से अगर हम AC वोल्टेज की बात करें तो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। ये आपकी इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है E की वैल्यू जो है सेकेंड इक्वेशन में रखें, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी Q अपॉन C इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या Q इक्वल्स टू C ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में, जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें E की वैल्यू को फर्स्ट में डाल, तो ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर, ठीक है, इसका क्या करेंगे, आप कलन कर देंगे ताकि आपको करंट मिल जाए, ठीक है। तो I इक्वल्स टू जाएगा डी क्यू बाय डी टी इक्वल्स टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी I इक्वल्स टू हो गया सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आपका जो है यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है। तो आप इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी बाय डी टी इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होगा। अब I इक्वल्स टू सी ई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, डी बाय डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा आपका I इक्वल्स टू सी ई नॉट, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा आपका ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब आप इसे लिख सकते हैं I इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, सी ओमेगा या ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा। अब आप यहाँ पे कॉस ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके पास आएगा E इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ओमेगा सी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ओमेगा टी जो है आपका, उसको आप साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। यहाँ पे ई नॉट के नीचे आपका इस तरीके से है, ठीक है। तो ई इक्वल्स टू जाएगा ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। अब आप इसे लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है, ये आपका हो सकता है साइन ये आपका यहाँ पे आई आएगा, साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, ठीक है। अब जब साइन की वैल्यू जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन क्या है, पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, इसको आप क्या कर सकते हैं, रीशफल कर सकते हैं। तो I इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब अगर आप साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 की वैल्यू 1 रख दें तो आपका आई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, यानी व्हेन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 1, तो आई विल बी इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू 1। ठीक है, तो आई जो है ये आपका आई नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपका आई हो जाएगा आई इक्वल्स टू आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो इक्वेशन हो जाएगी होगी आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय। और आपके पास ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों में जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो पाई बाय 2 का, यानी जो करंट है वो पाई बाय 2 या 90 डिग्री आगे चल रही है वोल्टेज। तो जैसे कि आप यहाँ फेजर डायग्राम में देख सकते हैं, जो नीली लाइन है वो आपका जो है वोल्टेज या ई को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये ओमेगा टी एंगल पर है। वहीं जो आपका करंट आई है वो 90 डिग्री आगे चल रहा है, तो ये आपका 90 डिग्री आगे ग्रे लाइन से शो किया। ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ में जो ये नीली लाइन है वो आपका ई यानी वोल्टेज को शो कर रही है और डॉटेड लाइन आपकी करंट को यानी आई को शो कर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका आई है करंट है वो 90 डिग्री आगे चल रहा है। ठीक है, 90 डिग्री आगे चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस केस में फेजर डायग्राम और ग्राफ बनाए। तो बच्चों आज हमने जो है आपका पहला टॉपिक पढ़ा, जिसमें हमने एक एसी सोर्स सर्किट को सिर्फ एक इंडक्टर यानी प्रेरक से जोड़ा। हमने इस केस में ई और आई की वैल्यू ज्ञात करी। इसके साथ साथ हमने जो है जो आपका सेकंड केस है उसमें हमने एक जो आपका इंडक्टर, ठीक है, एक जो आपका कैपेसिटर, पहले हमने इंडक्टर की बात करी, फिर सेकंड उसमें हमने कैपेसिटर लगाया एक एसी सोर्स। इस केस में हमने आई और ई की वैल्यू निकाली। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेस में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बने, तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है और जो आपको जितना भी पढ़ाया गया है उसे अच्छे से रिवाइज करना है। जितने भी आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और सारे के सारे जितने भी डेरिवेशंस हैं उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।